श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज अपने कुछ विशेष मेहमानों के साथ स्टूडियो में प्रस्तुत हुआ हूँ। साथियों, मैं आपसे अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि रेडियो बूज का ये प्रयास रहता है कि हम उन हस्तियों को अपने स्टूडियो में बुलाएं और आपसे रूबरू कराएं, उन हस्तियों को जिनसे मिलकर आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होएगी। आपको लगेगा कि ऐसे लोग जो अपने स्वाभाविक जीवन को जीते हुए जीवन में कैसे महारत हासिल करते हैं। मैं आज जिस मेहमान खसूसी के साथ यहाँ प्रस्तुत हूँ, साथियों, आप एक ऐसी विशेष हस्ती हैं जिनका परिचय हमसे तब हुआ जब हम लोग मॉरिशस गए हुए थे, जिनको अरेंज करने का श्रेय हम प्रीति जी को देते हैं और विशिष्ट साहब को देते हैं। इस हस्ती से वहाँ मिलकर इनकी हम्बलनेस के बारे में, इनके ज्ञान के बारे में, इनकी वाक्पटुता के बारे में हमें जो ज्ञान मिला, उसका साक्षात्कार आज आपके सम्मुख प्रस्तुत होगा। साथियों, आपके साथ हमारी दूसरी मेहमान पूजा जी भी प्रस्तुत हैं, आई हुई हैं। आप डॉक्टरेट किए हुए हैं, यहाँ की यूनिवर्सिटी में आप अध्यापक का काम कर रही हैं। हम सब मिलके आपसे बातचीत करेंगे। सच बात ये है, मैं स्वयं को असमर्थ पाता हूँ कि इतनी बड़ी हस्ती का इंटरव्यू मैं अकेले कैसे करूँगा। इसलिए मेरे विशेष अनुरोध पर प्रीति जी और विशिष्ट जी मेरे साथ हैं कि हम इन दोनों हस्तियों के बारे में बात करेंगे। मैं सर आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना परिचय संक्षिप्त पहले दें, फिर उसके बाद हम आपसे जो भी बातचीत करनी होगी वो हम बात करेंगे। जी नमस्कार, मेरा नाम चंद्रमणि सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। वाराणसी जनपद में एक गांव है जिसका नाम कैथी है, और विशेष बात यह है कि वहाँ गंगा और गोमती का संगम है। यस। और मार्कंडेश्वर महादेव जी का एक बहुत ही विशाल मंदिर है और बहुत ही पुराना मंदिर है, पौराणिक स्थान है वो। वहाँ का रहने वाला हूँ। मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद प्रादेशिक सेवा में मैं आ गया, और आने के बाद फिर करीब 36-37 साल तक मैंने सरकार की सेवा की। और जिस समय मेरा रिटायरमेंट था तो 5 से कुछ महीने ज़्यादा यानी 5.5 वर्षों तक मैं पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश में सदस्य के रूप में मैंने कार्य किया। बहुत खूब। और जैसा कि गंभीर साहब ने मेरा परिचय शुरू में दिया कि मॉरिशस यात्रा हमारे लिए भी बहुत ही अच्छी थी कई मायने में। वहाँ बड़े बड़े साहित्यकारों से मेरा परिचय हुआ, और मेरा यह सौभाग्य था कि मुकेश गंभीर जी जैसे व्यक्तित्व को धारण करने वाले व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई, जो कि हर दृष्टि से मेरी जो एक आदर्श टीचर की जो कल्पना हमारे दिमाग में रहा करती थी, तो वो उनमें मुझे दिखाई पड़ी। और मेरा जो इंटरेक्शन उन 6-7 दिनों में हुआ, प्रीति जी भी वहाँ पर थीं, और इनफैक्ट उन्होंने ही पूरा ऑर्गेनाइज़ किया था अपने कुछ मित्रों के साथ मिलके, और हमारे राजेश्वर वशिष्ठ जी वहाँ थे। इन सब लोगों ने अपने अपने तरीके से मुझको प्रभावित किया। पूजा जी जो हैं, ये इनसे हमारी मुलाकात देहरादून एक कॉन्फ्रेंस में हुई थी,
और उस समय मैं इनसे इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ था। पहले तो मैं समझता था कि ये शायद ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की छात्रा होंगी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये तो यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आज जो इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात की जा रही है, उस पर ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और इंडोलॉजी में इनका विशेष गहन अध्ययन भी है और रुचि भी है, और इनके द्वारा कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। और हमारा जो इनका इंटरेक्शन होता है इंटेलेक्चुअल लेवल पर, वो इस तरह का है कि कॉन्शसनेस पर ये काम कर रही हैं। क्या बात। और मैं भी एक लेखक हूँ। रिटायरमेंट के बाद मैंने लिखना शुरू कर दिया है, और मैंने एक संकल्प लिया है कि मैं हिंदी में लिखूँगा। मैं एक विज्ञान का विद्यार्थी था और विज्ञान लेखन ही मेरा विषय है। 6 पुस्तकें मेरी प्रकाशित हो चुकी हैं, कॉस्मोलॉजी के ऊपर, एस्ट्रोफिजिक्स के ऊपर, लाइफ के ऊपर। ये हमारे सब्जेक्ट हैं। और लेटेस्ट पुस्तक हमारी जो है वो स्टीफन हॉकिंग, जिनको कि मैं बहुत एडमायर करता हूँ, उनके ऊपर है। उनकी वैज्ञानिक जीवनी है वो। तो ये मेरी बैकग्राउंड है। तो मैं भी एक लेखक हूँ और हिंदी लेखन में इस समय मेरा काम चल रहा है। और कॉन्शसनेस पर विशेष रूप से, क्योंकि कॉन्शसनेस एक न केवल दार्शनिक सब्जेक्ट है, विषय है, बल्कि ये विज्ञान का भी विषय है। और विज्ञान को अगर देखें आप, तो अब हमारा जो ये समय है, जिस काल में हम जीवित हैं, ये विज्ञान का ही काल है। और फ्यूचर का जो हमारा जो भी धर्म होगा, जिसका भी धर्म होगा, वो वैज्ञानिक धर्म ही होगा। तो इन चीज़ों के साथ जो है हमारा काम चल रहा है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे लोगों के साथ मेरा संपर्क हुआ, और इनके बीच में इनकी बात सुनने का और समझने का और उस पर अमल करने का मुझे ईश्वर ने एक मौका दिया है। मैं ईश्वर को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ मैं गंभीर जी का तो विशेष रूप से, क्योंकि गंभीर जी जिस तरह से इनकी साहित्य में रुचि रही है और जिस तरीके से इन्होंने चीज़ों को अरेंज किया है, वो काबिल तारीफ़ है। मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। और आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो है। मैं सर एक बात और जोड़ना चाहूँगा जो शायद आदरणीय चंद्रमणि सिंह जी ने नहीं बताई जी अपने बारे में, वो ये है कि विज्ञान के अध्ययन के साथ साथ जी वेदों का अध्ययन, हमारी पौराणिक संस्कृति का भरपूर अध्ययन और उन सारे तत्वों को विज्ञान के साथ जोड़ने का काम आपकी पुस्तकों में अद्भुत तरीके से हुआ है। आज तक की परिस्थितियां ये रही हैं कि विदेशी विद्वानों ने भारतीयता के बारे में, इंडोलॉजी के बारे में, या जो हमारी वैज्ञानिक खोजें रही भारत की, उन पर लिखा। और निश्चित रूप से वे नहीं चाहते थे कि वे खोजें इस तरह से दुनिया के सामने आए कि उनका श्रेय हमें मिले। इस बात को, इस भ्रांति को सिंह साहब ने अपने लेखन में भरपूर तरीके से तोड़ा है। वैज्ञानिक सिद्धांतों को लेते हुए उनके सूत्र कहाँ हमारे वेदों से जुड़ते हैं, कहाँ हमारी पौराणिक आख्यानों से जुड़ते हैं, उनको बखूबी जोड़ा है। इनके जीवन में विज्ञान का अध्ययन तो अपने स्तर पर है ही, भाषा का और साहित्य का इतना अपूर्व ज्ञान मैंने अपने जीवन में व्यक्तियों में नहीं देखा है। हिंदी साहित्य की बात करें तो आपके पास भरपूर जानकारी है, आयुर्वेद की बात करें तो आपके पास भरपूर जानकारी है, वेदों की बात करें तो आपके पास भरपूर जानकारी है। होता क्या है, एक ईश्वर ने गुण दिया है। हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं लेकिन हम रिटेन नहीं कर पाते। बिल्कुल। सिंह साहब का सबसे बड़ा गुण ये है कि जो पढ़ते हैं वो ईश्वर इनकी स्मृति में सुरक्षित रखता है, और जब ये नया लिखते हैं तो एक संपादक की तरह से उन सारे अपने संचित ज्ञान को सही स्टेज पर, सही स्थान पर लाकर जोड़कर हमारे सामने रखते हैं। मुझे सौभाग्य मिला है आपकी पुस्तकें पढ़ने का। हिंदी में वैसा वैज्ञानिक लेखन मैं दावे से कह सकता हूँ भारत में नहीं हुआ। अपूर्व है। प्रीति जी, आपको याद होगा सम और दी अदर, आज इनको यहाँ अपने स्टूडियो में देख के और जो कुछ विशेषता आपने बयान किया है, मुझे वो दृश्य याद हुआ है जब मॉरिशस में आप वहाँ के मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर और राजा के सामने जो आपने
30-40 मिनट का वक्तव्य दिया था। हम सब हतप्रभ होके इनको सुन रहे थे और पिन ड्रॉप साइलेंस वहाँ था, और जो कुछ विशेष साहब ने कहा वो हमने अक्षर अक्षर सच होते वहाँ देखा था। एक और बात मैं इनके बारे में बताना चाहती हूँ जो कि सर ने अपने बारे में नहीं बताई। जी, चंद्रमणि सिंह जी आज भी बहुत सारे बच्चों को प्रेरित करते हैं और सिखाते हैं कि उन्हें किस तरीके से कॉम्पिटिशंस क्रैक करने चाहिए। यस। तो श्रोताओं, आपसे एक बात मैं कहना चाहता हूँ इससे पहले कि हम पूजा जी की तरफ अग्रसर हों। मेरा ये मानना है और अक्सर मैं कहा भी करता हूँ कि वो शख्स जो तुमसे झुक के मिला होगा, वो शख्स जो तुमसे झुक के मिला होगा, यकीनन उसका कद तुमसे बड़ा होगा, यकीनन उसका कद तुमसे बड़ा होगा। तो श्रोताओं, एक बड़े कद के शख्सियत के मालिक आज हमारे बीच में हैं। हम इसको अपना सौभाग्य मानते हैं। पूजा जी, अब हम आपसे आपके थोड़ा सा परिचय के बारे में बात जानना चाहेंगे। जी, थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर पूजा गुप्ता है और मैंने अपनी पीएचडी 2014 में कंप्लीट कर ली थी जी। और मेरा जो टॉपिक था दैट इज मनोहर मालगांवकर। ही इज इंडियन राइटर। ओके। उन्होंने काफ़ी कुछ पार्टीशन प्री पार्टीशन के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, तो उसका मेरा मेन स्टडी थी। पर जैसे जैसे मैंने आगे बढ़ी तो आई ज्वाइंड यूपीएस यूनिवर्सिटी और उसके पहले मैंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भी पढ़ाया है कुछ टाइम तक एज विजिटिंग फैकल्टी। देन पीएचडी के बाद यूपीएस ज्वाइन करने के बाद स्टूडेंट्स के साथ कनेक्शन के जब होता है तो वी गेट सो मेनी आइडियाज़, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे कोर्सेज आते हैं जो स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं टू गेट देयर जॉब्स, प्लेसमेंट्स के लिए या फिर अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए। सो काफ़ी कोर्सेज बनाए हैं। इस दौरान काफ़ी बुक्स का भी कुछ रिसर्च पेपर्स पब्लिश करे हैं, कॉन्फ्रेंसेज में पार्टिसिपेट किया और आप जैसे लोगों की गाइडेंस में वी विल राइट अ बुक ऑन कॉन्शियसनेस स्टडीज फ्रॉम वेदांतिक पर्सपेक्टिव। ओके। सो दैट इज ये प्लान्ड है। और अभी तक जो बुक्स लिखी हैं वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी, लाइफ स्किल्स, हाउ लाइफ स्किल्स एंड अदर सच इंडियन नॉलेज सिस्टम, दीज कोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट फॉर इन आवर एजुकेशन सिनेरियो। तो वो कैसे करना है, वो 2 बुक्स आ चुकी हैं। कुछ मैंने ट्रांसलेशन वर्क किया है, हिमालयन रीजन के राइटर्स, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के जो राइटर्स हैं, स्पेशली विमेन राइटर्स, उनकी कहानियों को मैंने कुछ ट्रांसलेट किया है। ओके। तो अब आप गुड़गांव बेस यूनिवर्सिटी में अभी मैं जो हूँ, आई हैव ज्वाइंट IILM यूनिवर्सिटी गुरुग्राम एज एसोसिएट प्रोफेसर। ओके। मैं ये बात स्पेसिफिकली आपसे इसलिए भी पूछ रहा था कि आप जैसे गुणी व्यक्तित्व का बेनिफिट गुड़गांव को बना रहेगा, तो आपसे ये सुन के बहुत प्रसन्नता हुई कि आप हमारे शहर में ही प्राध्यापन का काम कर रही हैं। और मैं ये समझता हूँ कि गुड़गांव के लिए एक बहुत बड़े प्रिविलेज की बात है कि आप जैसी विदुषी हमारे यहाँ पर गुड़गांव में काम कर रही हैं। आई फील हम्बल्ड, लेकिन मुझे आप लोगों की गाइडेंस चाहिए होगी बिकॉज ये शहर मेरे लिए नया है, बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए नई हैं। अभी तक मैं उत्तराखंड से हूँ तो मुझे देहरादून, हिमालयन बेल्ट का काफ़ी कुछ पता है, लेकिन NCR, दिल्ली, गुड़गांव का मुझे अभी बहुत कुछ नहीं पता है। लेकिन हम लोग एक कुछ कनेक्शन कर सकते हैं कुछ राइटर्स के साथ। क्या हम लोग एक्सचेंज प्रोग्राम्स कर सकते हैं, नॉलेज सेशंस हो सकते हैं या बुक डिस्कशंस हो सकते हैं। तो मोस्ट वेलकम फॉर दिस काइंड ऑफ एफर्ट्स। थैंक यू। चंद्रमणि जी, सच बात है आपके बारे में बहुत कुछ जानने को मन करता है, और जितना हम जानते हैं, जितना हम जान चुके हैं, उससे कहीं और अधिक जानने की प्रबल इच्छा हमारे सारे सदस्यों में है। लेकिन आपका जो मेन विषय है, जिस पर आपने काफ़ी काम किया और
राजेश्वर जी ने भी बात की, मैडम ने भी बात की। मैं चाहूँगा कि आप जितना भी समय हमारे स्टूडियो में आप निकाल पा रहे हैं, उसमें हम आपसे कॉन्शियसनेस वाले सब्जेक्ट को लेकर हम आपसे बात करते हैं। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ जितना कि आपकी विद्वता मुझे बता रही है, लेकिन मैंने ये सुना कि जिन दिनों में बुद्ध आखिरी अवस्था में थे तो आनंद ने उनसे एक प्रश्न किया था, और प्रश्न ये किया था कि आप चले जाएंगे, आपके जाने के बाद कुछ ऐसा संदेश हमें दे जाओ जो हमें आपके जाने के बाद और आपके ना होने पर भी हमें आगे बढ़ने के लिए अग्रसर करता रहे। तो मुझे ये पढ़ने को मिला कि महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जागृत होके जीना सीखिए, बी अवेयर एंड लिव दिस लाइफ। तो सर, इस वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए आप स्पष्ट करें कि ये कॉन्शियसनेस क्या है, ये जागृति क्या है, ये जागरण कब आदमी महसूस करता है। अदरवाइज तो चाहे जय कृष्ण मूर्ति हैं, चाहे ओशो हैं, चाहे और ये विद्वान लोग हैं, ये कहते हैं कि हम लोग पूरा जीवन सुषुप्त अवस्था में गुजार देते हैं। तो कृपया आप हमें अपने साइंटिफिक ढंग से ये बताने का प्रयास करें कि ये कॉन्शियसनेस क्या है और किस तरह से इसको अचीव किया जा सकता है। आपने एक बहुत ही गूढ़ प्रश्न हमारे सामने रख दिया, और हमारे सामने ही ये प्रश्न नहीं है, ये सभी के सामने है, चाहे वो दार्शनिक हो, चाहे वैज्ञानिक हो, या किसी भी विधा का विद्वान हो, सबके सामने ये प्रश्न है कि कॉन्शियसनेस है क्या। यस। तो जहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि मैं जब अपनी सेवा के अंतिम चरण में था, तब मैंने वेदों को पढ़ना शुरू किया। यस। और वेदों को पढ़ने के साथ साथ मेरी जो दृष्टि थी वो वैज्ञानिक ही थी। यस। और मैं ये जानने का प्रयास करने लगा कि वेदों में क्या इन प्रश्नों के उत्तर हैं। और मुझे इस बात को देखकर काफ़ी आश्चर्य हुआ कि कोई ऐसा विषय नहीं है जो कि वेदों ने उस पर कुछ नहीं कहा है। ये कॉन्शियसनेस जो है, जैसा कि मैं समझता हूँ, और अब वैज्ञानिक भी इस चीज़ को समझने लगे हैं, पाश्चात्य वैज्ञानिक भी इस चीज़ को जानने लगे हैं कि कॉन्शियसनेस एक ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ ये जो न्यूरल एक्टिविटीज़ हमारे ब्रेन की हैं वो नहीं है। ये न्यूरल एक्टिविटीज़ तो हमारी एक तरह की रिसेप्टर हैं जो कि उस ज्ञान को प्रोसेस करती हैं, और प्रोसेस करने के बाद उनको व्यक्त करने का काम करती हैं। ये कॉन्शियसनेस जो है ये यूनिवर्सल है और एक एक कण में विद्यमान है, जो कि हमारे वेद कहते हैं जी। और कोई भी कण ऐसा नहीं है। एक इस पर एक थ्योरी डेवलप हुई है जिसको कि वो IIT थ्योरी कहते हैं। तो उसमें उन्होंने डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस की बात कही है और मैथमेटिकल उसमें मॉडल उन्होंने दिया है, और ये कहा है कि वो डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस जो है हर चीज़ में होती है। इवन जिनको कि हम निर्जीव पदार्थ कहते हैं, उस निर्जीव पदार्थ में भी वो कॉन्शियसनेस मौजूद है। ओके। और जब कॉन्शियसनेस है तो फिर उसके साथ उसकी मेमोरी भी होगी। तो ये मेमोरी फिर हम तलाशते हैं कि क्या वेद ने भी ऐसा कुछ कहा है। तो हमें मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि ऋग्वेद का जो पहला मंडल है उसका 164वां सूक्त है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूक्त है, जिसको कि अभी तक लोग समझते थे कि ऑब्स्क्योर है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरा जो वैज्ञानिक ज्ञान है, ख़ास तौर पर कॉस्मिक लेवल का जो ज्ञान है वो उसमें मौजूद है। उसकी 39वीं ऋचा जो है वो साफ कहती है कि ऋचाएँ अनंत व्योम में व्याप्त हैं। ऋचाओं का मतलब है कि ज्ञान, और ज्ञान जो है, चाहे आप साइंटिफिक भाषा में अगर कहें तो कोई इन्फॉर्मेशंस कहेंगे। वो इन्फॉर्मेशन किसी भी तरह की चीज़ हो सकती है, संकेत हो सकता है, संदेश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उनका कहना है कि ये ऋचाएँ कभी मरती नहीं हैं,
ये अक्षर हैं। जब प्रलय हो जाता है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जब प्रलय हो जाता है तब भी ये ऋचाएँ अनंत व्योम में व्याप्त हो जाती हैं, और जब सृष्टि का निर्माण होता है तब ये ऋचाएँ फिर से आती हैं, वेदों के रूप में आती हैं, वेदांत के रूप में आती हैं, पुराणों के रूप में आती हैं, या वैज्ञानिक जो भी थ्योरीज हैं उनके रूप में आती हैं। ये चीज़ वेद में कही गई है। तो आनंद उनका शिष्य था, बुद्ध जी का, और बहुत ही प्रिय शिष्य था, इसलिए उन्होंने ये बात उससे कही जी। और बुद्ध जी जो थे, एक्चुअली देखिए ऐसा है कि जो कॉन्शियसनेस होती है, कॉन्शियसनेस जो है इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। चौथी अवस्था जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है, जिसको तुरीय अवस्था कहते हैं। और तुरीय अवस्था के ऊपर जब आप पहुंचते हैं तब आप हंस या परमहंस हो जाते हैं। तो परमहंस की जो स्टेज होती है वो आप में और वो जो कॉस्मिक जो सत्ता है उसमें एक कम्युनियन स्थापित हो जाता है, और आप फिर आप नहीं रहते हैं, आप उसी के पार्ट बन जाते हैं। तो यही चीज उन्होंने बुद्ध जी ने उनसे कही आनंद से। आनंद की समझ में वो चीज नहीं आई, इसलिए कि आनंद जो था वो सांसारिक था। बुद्ध जो थे वो सांसारिक नहीं रह गए थे, वो परमहंस से भी ऊपर चले गए थे, वो देवत्व की श्रेणी में आ गए थे। और देवत्व की श्रेणी में आने के बाद आदमी फिर अपने को भूल जाता है, फिर वो आत्मसात कर लेता है उस सत्ता में जिस सत्ता के बारे में कोई नहीं जानता। हमारा विज्ञान भी यही कहता है। हमारा विज्ञान ये कहता है कि 2 बहुत बड़े सिद्धांत हमारे आए 20वीं शताब्दी में। एक तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि लार्जर उसमें जो स्केल पर जो ब्रह्मांड है उसकी व्याख्या करता है, और एक क्वांटम मैकेनिक्स जो कि सूक्ष्म स्तर पर जो ब्रह्मांड है उसकी व्याख्या करता है। और वेद में कहा गया है, वेद में जब उसकी व्याख्या की गई है तो उसमें उसको कहा गया कि अरुणियाम महतो महीया, यानी महान से महानतम, महानतम से भी बड़ा है वो, और सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म जो है वो है, और इस स्तर का है कि आप उसको समझ नहीं सकते और जान नहीं सकते कि वो क्या अबूझ है, लेकिन वो व्याप्त है कण कण में, हर जगह वो व्याप्त है। यही हमारा ब्रह्म है। और ब्रह्म के पहले की भी स्टेज उसमें कही गई है, वो स्कंभ है। स्कंभ जो है ब्रह्म का बड़ा भाई बताया गया है। तो बड़ा भाई का मतलब ये जो पहले आया है, यानी उसका पूर्ववर्ती जो है वही तो स्कंभ हो सकता है। तो ये चीज़ भी उसमें कही गई है, और आज इस पर काफ़ी रिसर्चेज हो रही हैं। और एक कैप्रा हुए हैं, बहुत बड़े राइटर हुए हैं, और वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने टाउ ऑफ फिजिक्स लिखा है। तो टाउ ऑफ फिजिक्स में उन्होंने लिखा है कि ब्रह्मांड का कण कण जो है इंटरकनेक्टेड है, एक होलिस्टिक व्यू उन्होंने दिया है। और यही हमारी कॉन्शियसनेस है। हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो उस परम सत्ता के साथ जुड़ी हुई है। विज्ञान ये कहता है कि बहुत से जीन्स ऐसे हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं कि उनका फंक्शन क्या है। कुछ वैज्ञानिकों ने उनको कह दिया कि ये तो कूड़ा कबाड़ है, जंक है, जंक जीन्स की संज्ञा उनको दे दी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जंक जीन्स जो हैं, पहली चीज़ तो ये कि अगर कुदरत ने या प्रकृति ने कोई भी चीज़ बनाई है तो उसने बेकार नहीं बनाई है, उसके पीछे कोई ना कोई गूढ़ रहस्य जरूर छिपा हुआ है। और यही चीज़ जो यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, जिसको ईशोवार्षोपनिषद के नाम से जाना जाता है, उसमें 17 मंत्र हैं। उसमें उसका 4था, 5वां और 8वां और 17वां ये पूरे क्वांटम मैकेनिक्स की व्याख्या करता है। और मैं तो समझता हूँ कि अपूर्व ज्ञान था उन ऋषियों को। और वो ज्ञान क्या, ऋषि हमारे दृष्टा थे, वो रियलाइज करते थे। वो हमारी तरह से कागज़ कलम और सब चीज़ लेके नहीं बैठते थे। वो जिस समय ध्यान मग्न होते थे और उसमें आह्लाद की स्टेज से उन्माद की स्टेज से जाते जाते तुरीयावस्था में जब वो चले जाते थे तो सीधे उनका कम्युनियन उस सत्ता के साथ हो जाता था। उनको एक ऐसा प्रकाश दिखाई देता था जो प्रकाश बुद्ध ने देखा, महावीर ने देखा, ऋषियों ने देखा, वो प्रकाश उनको दिखता था। और वही प्रकाश जो है ज्ञान के रूप में आया, वही कॉन्शियसनेस है, और वो अक्षर है, कभी नहीं उसका नाश होता है। तो मैं तो यही समझता हूँ। बहुत सुंदर और बहुत अच्छे ढंग से समझाया। इतना तो सुशील जी, आप इससे संबंधित कोई बात जानना चाहें? सर, इनसे जानने के लिए तो इतना कुछ है। और मैं जब कभी बात करना शुरू करता हूँ तो मुझे ये लगता है जितनी बातें वो बताते हैं, काश मैं उस सबको रिकॉर्ड करता। इतना ज्ञान उनके वार्तालाप में होता है।
थोड़ा सर एक और बिंदु पर प्रकाश आप जी। डालें, जो आप बहुत अद्भुत तरीके से डालते हैं। जिस तरीके से खगोल शास्त्रीय गणनाएं जी जी जो हमारे वेदों में, यहाँ तक के वाल्मीकि तक ने आप जगह जगह खगोल शास्त्र का इस्तेमाल किया है। जी जी और अद्भुत बात यह है कि उसके मुताबिक लोगों ने रामायण का, महाभारत का काल भी निर्धारित किया उनके अनुसार। तो ऐसा क्यों हुआ कि ये सारी गणनाएं जब हमारे यहाँ उपलब्ध थी, फिर भी क्रेडिट हमें नहीं दिया गया और बहुत बाद के वैज्ञानिकों के नाम वो सारे के सारे श्रेय मान दिए गए? ये तो हमारी भारतीय परंपरा रही है जी। ये हमारी भारतीय परंपरा रही है और हम लोगों की हम्बलनेस रही है कि आप देखिए, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, उन्होंने कहा कि हमने कुछ नहीं किया है इसमें, हमें तो वहाँ से इशारा मिला और हमने लिख दिया। ये कहते थे, इतनी हम्बलनेस थी। ये कभी नहीं उन्होंने बढ़ चढ़ के कहा कि मैंने लिख दिया, मैंने लिख दिया, मैंने लिख दिया। एक चीज़ जो भी आपने वो कहा, तो ऐसा है कि हमने जब संकलन किया, वेदों का भी संकलन हमने जब किया, देखिए वेदों के बारे में भी हम क्या कहते थे, हमारा जो ऋषिमंडल था वो क्या कहता था? वो कहता था कि अपौरुषेय है, हमने नहीं लिखा है, ये वहां से मुझको मिला हुआ है, अपौरुषेय है। लेकिन जो संकलन हुआ है, अगर आप कोई भी जैसे ऋग्वेद है, सबसे पहला है, उसको उठा के देखिए तो उसमें 3 चीजें कही गई हैं। कोई भी ऋचा अगर उठा के आप देखिए तो उसमें 3 बातें कही गई हैं। एक तो उस देव शक्ति का जो है रेफरेंस है, जिसको लक्षित करके वो बात कही गई है, और एक वह व्यक्ति है जो कि उसे कह रहा है, जो दृष्टा है, वो ऋषि है। और सबसे खास बात प्रीति जी ये है कि वो किस छंद में लिखा गया है। ये कितने छंद को बहुत महत्व दिया गया है। छंद को महत्व इसलिए दिया गया है कि अक्षर को, यानी वर्ण जो थे हमारे, वर्णमाला के जो अक्षर थे, उनको अक्षर इसलिए कहते हैं कि वो परम ब्रह्म को दर्शाते हैं। अच्छा। और वो नश्वर नहीं है, इसलिए वो अक्षर हैं। अक्षर हैं इसलिए उनका शरण तो है। हाँ, तो उसमें फिर वो छंदों में इस तरीके से बांध देते थे उनको। अब जैसे गायत्री मंत्र है, तो गायत्री मंत्र आप कहती हैं, तो गायत्री मंत्र एक मंत्र है, लेकिन वो गायत्री छंद में लिखा गया है, इसलिए उसको गायत्री कहते हैं, गायत्री और मंत्र मुझे कहते लगता हैं। है कि तब इतने कागज और कलम नहीं इतना नहीं था, तो श्रुति परंपरा थी, तो ताकि वो दूसरों को याद भी हो श्रुति परंपरा थी। और इसको कहने का हमको तो बड़ा वो अजीब सा लगता है कि बड़े बड़े लोग जो है उसको ठीक से उच्चारण नहीं कर पाते। इसको कहने का एक तरीका है जी। और उसको कहने वाले जो है उसमें वेदों में और धर्म ग्रंथों में वो डिफाइंड है कि किस तरह के लोग जो है इसका उच्चारण करेंगे, और बहुत ही अलग तरीके से उसका उच्चारण होता है। और यहाँ पर हम फिर विज्ञान को लाना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या है कि ध्वनि विज्ञान जो है, ध्वनि विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिस पर कि इस समय पूजा जी काफ़ी काम चल रहा है। और अब तो अभी एक लेटेस्ट हमने रिसर्च पेपर देखा है जिसमें कि उन्होंने ये बताया है कि जिस समय बिग बैंग हुआ था, उस समय जब अति प्रसार यानी कॉस्मिक इन्फ्लेशन की जब बात आई थी, तो उसमें कौन सी शक्ति थी जिसने कि उसको प्रेरित किया था। एक बहुत ही, यानी आप कल्पना भी नहीं कर सकती कि कितने कम समय में जो है वो ब्रह्मांड का विस्तार जो है अपने उसका जो है 35 घात गुना ज़्यादा हो गया था। एक्सपोनेंशियल इन्फ्लेशन हुआ था, जिसको कि हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, और ये बहुत ही छोटे समय के लिए हुआ था। तो उन शक्तियों के बारे में भी वो उन्होंने कहना शुरू कर दिया है, और इसको हम अपने वेदों में पहले कह चुके हैं। हमने बिग बाउंस थ्योरी दी है अपने यहाँ, और हमने कहा कि ब्रह्मांड का निलय होता है, प्रलय होता है, और उसके बाद फिर ब्रह्मांड जो है सृजित होता है। और इसीलिए हमने जब काल गणना की बात आपने कही थी, तो काल गणना में हमने बहुत ही सावधानी बरती है। 43,20,000 वर्षों का एक महायुग होता है, जिसको कि हमने जो है 1:2:3:4 के रेशियो में हमने डिवाइड कर दिया है 4 युगों में, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। बाद के जो विद्वान हुए हैं, मैथमेटिशियंस हुए हैं, जैसे आर्यभट्ट, उन्होंने उसको बराबर कर दिया है, यानी 10-10 लाख वर्षों का उन्होंने उसको कर दिया है। अब प्रश्न ये नहीं है, वो तो डिवीजन हमने कर दिया, 4 में कर दिया, हम 6 में भी कर सकते थे, 7 में भी कर सकते थे, उसकी बात नहीं, वो आर्बिट्रेरी है, उसमें वो विज्ञान नहीं है।
43,20,000 वर्ष जो महायुग का जो निर्धारित हुआ है, ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये संख्या कहाँ से है? ये संख्या कहाँ से आई? इसका उत्तर आपको अथर्ववेद में मिलेगा, यजुर्वेद में मिलेगा, और जिसमें उन्होंने नक्षत्रों की बात की है, और ये आपको मिलेगा वही दीप्तमा सूक्त में मिलेगा। जब नक्षत्रों की बात हमने कही थी तो वहाँ पर हमने 27 नक्षत्र जो है वो हमने चुने थे। ये एक तरह से सेलेस्टियल वो एक कॉम्बिनेशन है, मतलब स्टार्स का, और एक आकृति वो बनाते हैं और उनका नाम भी दे दिया गया है। चंद्रमा जो है 27 दिनों में उनमें एक एक में भ्रमण करता है, तो इसलिए जो है ये इस तरह के नक्षत्र हैं। तो सबसे जो ज़्यादा महत्व दिया गया है वो कृतिका नक्षत्र को दिया गया है, और उन्होंने कहा कि हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं। हालांकि वेदों में पहले के वो जो थे वर्जन्स थे, तो उसमें कुछ दूसरे नक्षत्रों को भी ले लिया था, लेकिन वो करेक्शंस करते रहते हैं, जैसे आज भी हम कर रहे हैं। न्यूटन की थ्योरी को आइंस्टीन ने करेक्ट कर दिया, यूँ तो सर 28वां कर दिया, 28वां नक्षत्र की भी बात होती है, क्योंकि उसमें कालगणना में थोड़ा सा संभवतः शायद अभिजीत नक्षत्र की बात होती है। अभिजीत नक्षत्र होता है वो। ये तो ये जो था 43,20,000 वर्ष जो था, इसलिए निर्धारित किया गया कि उन्होंने बैक कैलकुलेशन किया और उन्होंने ये पाया कि उनमें एक मान्यता थी, जैसे कि हम अब कहने लगे हैं कि धरती घूमती है, लेकिन उस समय यह मान्यता थी कि आकाश घूमता है, आकाश घूमता है। यानी खगोल और भूगोल, ये दो बातें हुई थी। इसको जो है जब इन्होंने आर्यभट्ट वगैरह ने जो है वो भूगोल कहना शुरू कर दिया, यानी भूगोल है और ये करती है, तो फिर कुछ मतलब उस समय के ऋषियों ने और विद्वानों ने इसका कहा कि भाई ये वेद सम्मत बात नहीं कर रहे हैं आप। लेकिन दोनों सही थे। सही इसलिए थे कि रिलेटिविटी है। अगर हम अपना हाथ ऐसे हिला रहे हैं तो ऐसा लगेगा जैसे कि आप इसको अगर देख रही हैं तो आपको लगेगा जैसे ये इधर जा रहा है, या किसी गाड़ी में आप जा रहे हैं तो लगेगा जैसे पेड़ तोड़े चले। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात होती है, तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात ऋषि भी करता है, दोनों गलत नहीं है। उसमें क्या होता था कि 43,20,000 वर्षों के बाद आकाश की वही स्थित हो जाती थी जो कि उस तारीख से हुई थी जबकि वो स्टार्ट हुआ था। अच्छा। और कृतिका नक्षत्र को उन्होंने कहा था कि ये अपने स्थान से हिलती नहीं है, यानी पूरब में जिस स्थान पर इनको फिक्स किया गया है वही रहती हैं। मैंने इसको देखना शुरू कर दिया। हमने कहा क्यों कृतिका? 27 नक्षत्र हैं तो किसी भी नक्षत्र को आप मान सकते हैं। तो इसलिए कि एक पैरेलैक्स की थ्योरी होती है, विज्ञान में है पैरेलैक्स की थ्योरी, कि दूर की जो चीज होती है, दूर की जो वस्तु है, वो आपके साथ चलती हुई दिखाई देगी। आप अगर जा रहे हैं गाड़ी में, ट्रेवल कर रहे हैं, सूरज को देखेंगे तो लगेगा जैसे आपके साथ चल रहे हैं, लेकिन पास की जो चीज है वो दूर जाती हुई विपरीत दिशा में जाती हुई दिखाई देती है। उसमें उस सूक्त की बात मैं कर रहा हूं, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि दूर की वस्तुएं पास आती हुई दिखाई देती हैं और पास की वस्तुएं दूर जाती हुई दिखाई देती हैं। एक मतलब रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट उसने ऋषि ने वहां भी दे दिया है। भाई ट्रेन में जब आप ट्रेवल करते हैं तो चांद या सूरज तो लगातार आपके साथ चल रहा है, तो फिर मेरे दिमाग में प्रीति जी ये प्रश्न आया कि इसका मतलब कि कृतिका नक्षत्र जो है बहुत दूर हो। तो मैंने उसको देखा और जो भी विज्ञान मुझको मिला तो मुझे ये पता चला कि वो करीब 440 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, जबकि दूसरे नक्षत्र जो हैं वो कोई 80 पर है, कोई 100 पर है, कोई 150 पर है, यानी उससे। इसलिए लोगों ने ये चूज किया कि अगर एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन हमको करना है तो हमको कृतिका नक्षत्र को जो है एक रेफरेंस लेवल लेके चलना पड़ेगा। इसलिए 43,20,000 वर्षों का कॉन्सेप्ट आया, और इसमें फिर 1,000 का आप गुणा कर दीजिए तो वो ब्रह्मा का एक दिन हो जाता है, जो 4 अरब 32 करोड़ है, और एक रात होती है 4 अरब 32 करोड़ की, यानी 8 अरब 64 करोड़, और आपका ब्रह्मांड जो है 13 करोड़ समथिंग, तो 1.5 दिन आपके हुए हैं। ये है। और जिसको कि कार्ल सैगन ने भी इसकी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि और कोई ऐसा वो नहीं है, चाहे वो इजिप्शियन मैथोलॉजी हो या ग्रीक हो या क्रिश्चियन हो, कोई भी इतने बड़े मतलब काल गणना की बात किसी ने की ही नहीं है। सिर्फ मतलब आपने किया है
और आपने ये सोच के किया है कि ये अनंत है। काल को उन्होंने अनंत माना है, अनंत माना है और कहा कि ये कभी खत्म नहीं होता है, ये चलता रहता है, चलता रहता है। आपका जब प्रलय होता है उस समय भी काल चलता रहता है, सिर्फ काल की गति को आप नहीं देख पाते, इसलिए कोई रहता ही नहीं, कौन देखेगा उसको। ये भारतीय ज्योतिष में भी तो कितना अद्भुत प्रयोग किया, 2.25 नक्षत्र हाँ। एक राशि में आएंगे। हाँ। और देखिए मजेदार बात यह है कि ग्रहों की जो चाल है वो उस पूरे पैराबोलिक सिचुएशन में वो वक्री भी होती है, वक्री भी होती है, हाँ, मार्गी भी होती है। तो कभी कभी होता क्या है, होता कुछ नहीं है, ग्रह अपनी जगह पे घूम रहे हैं, लेकिन जो पैराबोलिक मोशन है उसमें जब स्पीड बढ़ती है एक ग्रह की तो दूसरा वक्री जिसे हम कह देते हैं वो आपको पीछे जाता हुआ नजर आता है, लेकिन वास्तव में तो वो पीछे नहीं जा रहा होता है, चल तो रहा होता है, लेकिन चूंकि वो पैराबोलिक पाथ में नहीं होता है इसलिए आप डिफाइन करते हैं वक्री नक्षत्र है ये। तो डॉक्टर पूजा, हम चाहेंगे कि हालांकि आप काफ़ी समय से संपर्क में हैं, आप कोई एट प्रेजेंट प्रश्न करना चाहेंगे? हाँ जी सर। सो जैसे हम कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, चेतना की बात कर रहे हैं, एंड जैसे हम लोग जो डेप्थ रिसर्चर्स हैं, मैं तो अभी आई एम द स्टार्टर, लेकिन आप लोग काफ़ी टाइम से रिसर्च कर रहे हैं एंड यू हैव दैट काइंड ऑफ नॉलेज बैंक। उसको अगर हमको यूथ को प्रेजेंट करना है टू क्रिएट इंटरेस्ट amongst them for Indian knowledge system, उसको हम सिंपलेस्ट वे में हम उनको कैसे एक मॉड्यूल या फिर किस तरह से उनको इस तरफ लेकर आए, क्योंकि उनके लिए तो ये अभी भी वही है, कॉलोनाइजेशन इफेक्ट है, लाइक इट इज़ जस्ट रिडंडेंट। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, साइंस, क्वांटम फिजिक्स इज मोर इम्पॉर्टेंट, बट हाउ टू ब्रिंग देम इन द मेन स्ट्रीम। तो सबसे पहले तो पूजा जी हमको ये अगर किसी को आपको कोई बात समझानी है जी, तो आपको कम से कम उसके परिवेश और उसके माहौल और उसकी ही भाषा में अगर आप समझाएं राइट, तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा समझ में उसकी आएगी। आज का जो युग है वो विज्ञान का युग है, बच्चा वैज्ञानिक, उसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक है, वो सोच रहा है वैज्ञानिक, बहुत सी बातों को वो रिजेक्ट कर देता है, कहता था अरे ये सब बेकार की बात है, इसलिए कि विज्ञान उसका उत्तर नहीं देता है उसे। आपको जब कॉन्शियसनेस की बात जब करनी होगी, तो जब वेदांत की बात आप करेंगी तो उसमें, हालांकि जैसा कि मैंने कहा है कि अल्टीमेटली उसमें वैज्ञानिकता ही छिपी हुई है। आप देखिए कि सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि जैसे अनसर्टेनिटी है, अब विज्ञान का एक ये प्रश्न है अनसर्टेनिटी को सबसे पहले जिसने इसको पुटअप किया था हाइजेनबर्ग साहब थे। हाइजेनबर्ग खुद यहाँ आए थे 1929 में। हाइजेनबर्ग जो थे यहाँ पर आए हुए थे और आने के बाद उनका जो इंटरेक्शन हुआ लोगों के साथ, तो उनको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया और वो समझते थे कि मतलब ये चीज़ जो है यहाँ पर हमको मिल सकती है। श्रोडिंगर जिनके बारे में कहा जाता है, जो क्वांटम मैकेनिक्स के जो वेव फंक्शन उन्होंने दिया, तो क्वांटम मैकेनिक्स के ये दो स्तंभ ऐसे हैं, नील्स बोर थे, ये थे, आइंस्टाइन भी थे, ये सब लोग थे। आइंस्टाइन को शक था, आइंस्टाइन कहते थे कि भाई ये कंप्लीट थ्योरी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कि ये तो प्रोबेबिलिटी की बात करती है कि ये चीज़ यहाँ हो सकती है और ये चीज़ नहीं भी हो सकती है, दोनों चीज़ें उन्होंने कही। तो 1935 में उन्होंने एक पेपर भी सबमिट किया जिसको कि ईपीआर पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर, आइंस्टीन, पेडोल्स्की और रोसेट, ये 3 वैज्ञानिक थे, इन्होंने किया। नील्स बोर ने उसका प्रतिवाद किया, लेकिन वो पूरी तरीके से वो मैटर सॉल्व नहीं हुआ। फिर आप देखिए कितना इंतज़ार करते हैं वैज्ञानिक। 1964 में जॉन वेल एक वैज्ञानिक और मैथमेटिशियन थे, उन्होंने अपनी एक इनइक्वालिटीज़ का एक प्रिंसिपल वो रखा और ईपीआर पैराडॉक्स को उसमें जज किया, और जज करने के बाद ये कहा कि आइंस्टीन जो है इस सीमा तक ठीक नहीं है, मतलब वो इनकरेक्ट है। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि लोगों ने कहा कि अगर जॉन वेल सही कह रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें ये होता था कि जैसे पार्टिकल प्रोडक्शन थ्योरी होती है, जिसमें कि अब देखिए यहाँ पर भी वेद, सर यहाँ पर भी वेद आ गया। वेद क्या कहता है कि सृष्टि का निर्माण किससे हुआ है? प्रकाशमय ब्रह्म से हुआ है, यानी प्रकाश जो ऊर्जा है उससे सृष्टि का निर्माण हुआ है। और पार्टिकल प्रोडक्शन थ्योरी हमारी ये कहती है कि जो गामा रेज होती हैं, अगर उनको एक खास इंटेंसिटी पर वो किया जाए तो उनसे पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। पहला जो पार्टिकल प्रोड्यूस हुआ था वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन था, और ये दोनों जो अंतर सिर्फ है उसमें स्पिन का। अगर एक मान लीजिए कि राइट हैंडेड स्पिन है तो एक दूसरी लेफ्ट हैंडेड स्पिन हो जाएगी।
लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि ये आया, क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि अगर इसको लाखों किलोमीटर दूर, लाखों प्रकाश वर्ष दूर इनको दोनों को कर दिया जाए, तो एक के साथ अगर आप मान लीजिए कि उसका मापन कर रही हैं, तो दूसरे पर उसका तुरंत असर हो जाएगा। अच्छा, आइंस्टीन ये कहते थे कि ये पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती थी कि प्रकाश की गति से तेज कोई चीज़ चल ही नहीं सकती है, तो वहाँ तो जाने में कई लाइट ईयर्स लग जा रहे हैं। लेकिन वो इंस्टेंटली उसको कैसे पता चल जाता है कि वहाँ पर उसके साथ ये छेड़खानी की गई है और उसको ये है। तो यहाँ पर उन्होंने एक क्वांटम इंटेंगलमेंट की थ्योरी दी। क्वांटम इंटेंगलमेंट की थ्योरी ये थी कि अगर वो दोनों का मतलब सोर्स ऑफ प्रोडक्शन एक है, तो दोनों एक तरह से ऐसे सहोदर हुए जिसको कि साइंटिफिक भाषा में कहा जाता है कि कॉन्जुगली, यानी जैसे हस्बैंड वाइफ रिलेटेड होते हैं उस तरीके से, यानी कैनोनिकल कॉन्जुगेशन हो सकता है उसका, या इस तरह की चीज़ हो सकती है, कॉन्जुगेटेड हो सकते हैं वो, कि वो इमीडिएटली मतलब रिएक्ट करते हैं। और एक जॉन एस्पेक्ट करके थे, उन्होंने इसको साफ वो किया और उन्होंने प्रैक्टिकली इस चीज़ को मतलब एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने इसको देखा। और देखने के बाद आपने पढ़ा होगा कि 2022 का जो नोबेल प्राइज़ मिला है ये इसी उस पर मिला है, क्वांटम इंटेंगलमेंट पर मिला हुआ है, जिसमें कि वो जॉन एस्पेक्ट भी एक हैं और बाकी 2 और वैज्ञानिक उनके साथ है, 3 लोगों को मिला है। तो मेरे कहने का मतलब, और ये सब श्रोडिंगर आपसे इन्फ्लुएंस थे, हाइजेनबर्ग इन्फ्लुएंस थे, नील्स बोर इन्फ्लुएंस थे, और यहाँ तक कि ओपेनहाइमर जिसने कि पहला परमाणु बम का परीक्षण किया था, जिस समय परमाणु बम का परीक्षण हुआ, उसकी ऊर्जा और उसके तेज और उसके प्रकाश को देखकर उसके मुंह से गीता का श्लोक निकला कि मैं वो हूँ। इट्स इन रिकॉर्ड, इट्स ऑन रिकॉर्ड कि मैं वो हूँ। ये गीता का ज्ञान आपका है, ये आपके वेदों का ज्ञान है, ये आपके वेदांत का ज्ञान है। और ईशोवास्योपनिषद का जो 4था, 5वां और 8वां और 17वां जो मंत्र है, यही कहता है ये। और श्रोताओं, मैं समझता हूँ कि हमें सिंह साहब उस यात्रा पे ले जा रहे हैं जो अभी शायद हमारी सोच से भी आगे की है। यही विद्वता है, यही ज्ञान का अध्ययन है। सर, मैं आपसे एक छोटा सा निजी प्रश्न जानना चाहूँगा, आफ्टर नोइंग योर अंडरस्टैंडिंग विद द थिंग्स। सर, दृष्टा और दृश्य का वर्णन हमारी कई पुस्तकों में भी आता है, इवन गीता में भी कृष्ण जिक्र करते हैं कि तू अगर दृष्टा बन के चीज़ों का भोग करता है तो तू लिपायमान नहीं। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या टेक्निक है जिसके माध्यम से हम दृष्टा को भी जगाए रखें और दृश्य का भी अनुभव साथ साथ करें। और मैं ये एक साधारण मनुष्य की हैसियत से जानना चाहता हूँ। प्रश्न आपने बहुत ही ऐसा गंभीर पूछा है कि मैं तो बहुत थोड़ा गंभीर भी होना सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि ये प्रश्न तो ऐसा है जो सदियों से पूछा जाता रहा है और आज तक सही उत्तर कोई नहीं दे पाया है इन चीज़ों का, इन प्रश्नों का। मैंने जो पढ़ा है, सुना है आप ही लोगों के उससे, दो चीज़ें होती हैं जी। प्रीति जी ध्यान दीजिए। एक तो दृष्टा होता है। दृष्टा वो होता है जो अपने कर्मेंद्रियों का प्रयोग करता है और उनसे जो ज्ञान उसको मिलता है तो वो दृष्टा होता है। जैसे उसने आँख से कोई चीज़ देखी, सामने अगर कोई चीज़ पड़ी हुई है उसको उसने देखा, वहाँ से वो चीज़ आई। यहाँ भी विज्ञान है, आपके चक्षुपटल पर वो आई, वहाँ से वो कन्वर्ट हुई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में कन्वर्ट हुई, यहाँ गई, न्यूरॉन्स को उसने झकझोरा और वहाँ एक छवि आपको दिखाई, डिकोड कर लिया। ये दृष्टा हुआ। और वो है दृष्टा। दृष्टा वो चीज़ है जो आपने रियलाइज़ किया है।
और ये रियलाइजेशन जो है यही सबसे खास बात है। ये सबके बस की बात नहीं, इसी के लिए लोग साधना करते हैं, इसी के लिए लोग तपस्या करते हैं और इसी के लिए लोग आइसोलेशन में चले जाते हैं। और आइसोलेशन का मतलब क्या है, जैसे कि वैज्ञानिक भाषा में इसको कहते हैं नॉइज़। तो नॉइज़ को, जैसे रेडियो सेट्स होते हैं तो उनको सही तरीके से सुनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि फ्रीक्वेंसी आप ट्यून अप करती हैं, जिससे कि ट्यून करती हैं तो ताकि नॉइज़ उसकी ख़त्म हो जाए। और ये भी बड़ी एक गंभीर बात है, 1964 में ही ऐसे ही दो वैज्ञानिक थे, बेंजाज और विल्सन। उन्होंने ओम जो होता है, ओम जो हमारे उसमें है, इसके गूंज को सुना। आपको ताज्जुब होगा यह जानकर कि ओम के बारे में हम लोग ये कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, तो सही तरीके से व्याप्त है, जिसको कि वैज्ञानिक भाषा में हम कहते हैं CMBR, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। ये उन्होंने सुना, उनको लगा जैसे कि भाई हमारा जो ये रेडियो सेट है ये तो बहुत ही परिष्कृत है, इसमें तो कोई नॉइज़ आनी ही नहीं चाहिए। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये तो किसी दूसरी दुनिया से आ रही है चीज़, और उन्होंने ये पेपर अपना लिखा और लिख के वो कर दिया। और साहब एक नया युग खुल गया, नया युग खुल गया। फिर 1990 में कोवे सैटेलाइट छोड़ा गया, उसने पूरे ब्रह्मांड का मापन किया और उसमें उसने ये रिकॉर्ड किया कि ये जो माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन है, इसको अगर आप डिकोड करेंगे तो ये उस आदि गूंज की, जो आदिनाथ था, जिसको बिग बैंग आप कह सकते हैं, उसका जो है वो रूप है वो। और अगर उसके रूप उसमें देखें, उष्मा के ऊर्जा के रूप में देखें तो वो 3 के रेडिएशन के नाम से जाना जाता है। 2.72 एक्चुअली है वो, और ये पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। और पूरे ब्रह्मांड में जो दृश्य पदार्थ है, क्योंकि माइक्रोवेव में इसलिए हम देख नहीं सकते अपनी इन आँखों से, तो 99% यानी 1% ही ये चाँद सितारे ये सब अपनी रोशनी दे रहे हैं। 99% वही है जो कि आदि। अरे वाह, क्या ये चीज़ है, बहुत अद्भुत ब्रह्मांड, अद्भुत ब्रह्मांड जो है। तो कितना सुंदर आपने बताया, कई बार मेरे तो रोंगटे खड़े हो जी, मैं यही तो कहता हूँ, जब हम सुनना शुरू करते हैं आदरणीय चंद्रमणि सिंह जी को, तो मुझे लगता है ये तो सब रिकॉर्ड करके हर व्यक्ति को सुनाया जाना चाहिए। आज हमारा सौभाग्य है कि स्टूडियो में किसी तरीके से हम सफल रहे। आपने इसमें देखा होगा, कई वीडियोस आपने देखे होंगे, नासा ने भी इसको रिकॉर्ड किया है, वॉयेजर आपका गया है उसने भी रिकॉर्ड किया है, जब इंटरस्टेलर उसमें मतलब स्पेस में गया है तो उसने रिकॉर्ड किया है। एक अजीब सी गूंज सुनाई पड़ती है जिसको रिकॉर्ड किया गया है, ये वही गूंज है। और आप अगर इसको देखना चाहें तो कोई ऐसा उठपटांग चैनल आप अपने टेलीविजन सेट पर लगाइए तो उसमें झिलमिलाहट जो आती है, दैट इज दैट, क्या बात ये है। ये कॉस्मिक रेडिएशन जो है, ये कॉस्मिक रेडिएशन, इससे हम नहाए हुए हैं, चारों तरफ ये ब्रह्मांड में व्याप्त है, हमारे कण कण में व्याप्त है। और यही चीज़ हमने कही है, वेदों में हमने यही कहा है। तो इसलिए जो कॉन्शियसनेस है तो वो तो हमारे कण कण में है। बहुत तो इसलिए जो है इसका कोई और नहीं है, कोई छोर नहीं है। और यही चीज़ उन्होंने, बुद्ध ने आनंद से कही थी जी। आनंद के समझ में नहीं आई थी जी, बाद में चल के जो है वो चीज़। लेकिन अब विज्ञान भाई 2500 साल बाद, हाँ, जब विज्ञान मतलब इस लायक हो गया कि उसने कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन को सुना और ये सब समझा, तब उसके समझ में आया कि मतलब जो बुद्ध क्या कह रहे थे। बिल्कुल सही। और वो उन्होंने दृष्टा के रूप में देखा था, उन्होंने रियलाइज़ किया था, तब उन्होंने वो चीज़ कही थी। साधारण मनुष्य हम लोग जैसे उस चीज़ को नहीं समझ सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक। तो श्रोताओं, सच बात ये है, जैसे राजेश जी भी कह रहे हैं कि जितना हम मणि जी को सुन रहे हैं उतना और मन अधीर होता है कि इनको और अधिक सुना जाए और अधिक जाना जाए, क्योंकि इनके जो कुछ हम सुनते हैं वो हमारे अधीर मन को शांत करता है। परंतु समय की सीमा है, इसको ध्यान में रखते हुए हम सब की तरफ से हम आभार व्यक्त करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आए, समय निकाला और इंस्टेंटली हम लोगों से जो प्रश्न निकले
उनका आपने बहुत ही विधिवत ढंग से, साइंटिफिक ढंग से उनका जवाब दिया। हम तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं और पुनः हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप जब भी कभी गुड़गांव की तरफ आएं, हमें हमेशा आकांक्षा रहेगी कि आप स्टूडियो में आएं और हम आपसे बातचीत कर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। पूजा जी का भी धन्यवाद। सिर्फ धन्यवाद आप सबका होना चाहिए। सबका